तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की मिट्टियां एवं फसल और उनके रोग। ठीक है, अब यहां से 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराने वाले हैं। वैसे हम बुक वाली वीडियो लेकर के आने वाले थे, लेकिन बुक वाली वीडियो से 2 ही नंबर या 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन इस टॉपिक से काफ़ी संख्या में प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा पहले इस टॉपिक को क्लियर कराना जरूरी है। ठीक है, तो 4 नंबर आपके कम से कम यहाँ से पक्के हो जाएंगे, 4 से 5 नंबर। अब इसमें हम कराने क्या वाले हैं, तो भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, उनका कलर कैसा है, वो किसकी किसकी वजह से बनी हुई हैं, ठीक है, किसकी कमी पाई जाती है, किसकी अधिकता पाई जाती है, और उनके रोग को नष्ट करने के लिए जो है या अम्लीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, पूरा डिटेल में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये आपके लिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो MPPSC MPSI कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में आपसे 10 प्रश्नों की टेस्ट भी लेने वाले हैं, जो टेस्ट आपकी इसी में से होगी। और जो आपके 2-3 दिन पहले जो भी एमपी पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं, जो कल शाम को प्रश्न पूछा गया है, वहां तक के प्रश्नों को भी हमने उस टेस्ट में कवर किया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आपको फसल एवं उनसे होने वाले रोगों के बारे में भी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये मृदा होता क्या है जो हमारे लिए टेंशन बना हुआ है। तो देखिए, मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने और उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित होती है। अब ये तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई सर, सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए। तो मिट्टी क्या है, अब ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आपको भुरभुरी भुरभुरी सी जो आपको चीज़ दिखाई देती है ना, उसको हम कहते हैं मिट्टी। इसका निर्माण कैसे होता है, तो पहले यहाँ पर कोई ना कोई चट्टान हुआ करती थी। अब वो चट्टान का क्या हुआ, यहाँ से हवा आई, ठीक है ना, पानी बरसा, इन सब की वजह से वो चट्टान गलती चली गई और गलती चली गई, और क्या हुआ बाद में, ये चट्टान एकदम समाप्त हो गई और नीचे जो है आपके यहाँ पर मिट्टी बन गई। तो ऐसे आपका मृदा या फिर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या इंग्लिश में पेडोलॉजी कहा जाता है। अब ये पेडोलॉजी आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड को तेज रखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि हमने इसमें जो आपके फसल के रोग हैं उनको भी इसमें ऐड कर लिया है, वो भी 2 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बार ये टॉपिक क्लियर हो गया तो फिर आपको जीवन में कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। भारत की कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियां जो है भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो चलिए देख लीजिए। पहली है आपको जलोढ़ मिट्टी, फिर है काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी है, फिर लैटेराइट है, फिर पर्वतीय मिट्टी है, फिर दलदली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, और उसके बाद में आपकी लवणीय मिट्टी है। ये 8 तरह की मिट्टियां आपके भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसके अलावा भी मिट्टियां होती हैं, मुख्य रूप से 8 मिट्टियां हैं, जो कि यहाँ पर आपके किसके द्वारा, कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद के द्वारा बताया गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, 8 प्रकार की। आगे बढ़ लेते हैं भाई। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियां जो हैं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की ऐसी मिट्टियां हैं जो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती हैं, बाकी ये छोटी छोटी मिट्टियां अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। मुख्य रूप से 4 मिट्टियां हैं। कौन सी है, पहले नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी, ये क्रम भी इसी प्रकार से है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी पाई जाती है दूसरे नंबर पर, तीसरे पर काली मिट्टी पाई जाती है, और चौथे नंबर पर आपकी यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। 4 प्रकार की मिट्टियां हैं, चारों का क्रम हमने आपको बता दिया। आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में परसों पूछा गया था, इसको क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ है। आपसे पूछा था कि दूसरे नंबर पर कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, तो वो लाल मिट्टी है। ये आपके एमपी पुलिस के ही एग्जाम में पूछा गया अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए बाकी हम टेस्ट में इन प्रश्नों को हमने कवर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है MPSI में पहले, तो ये आपके आगे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से 3 तत्वों की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की और ह्यूमरस की। ये 3 चीजों की कमी होती है। आपको ऑप्शन दे देंगे इनमें से किस चीज की कमी भारत की मिट्टियों में नहीं होती है, तो 3 तो ये होगा, एक आपका अलग से कुछ होगा, मान लीजिए चूना होगा या कुछ भी होगा, एक अलग से दे देंगे और 3 ये दे देंगे। ठीक है ना, तो इसको आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एमपी पुलिस में। वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर देना, और उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। अब ये सर ह्यूमरस क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आता, ये तो ह्यूमरस तो हम पहली पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए, यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है,
पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ से निर्मित होता है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका पेड़ कोई था, ठीक है ना, काफ़ी समय हुआ भाई, ये इस पेड़ में कीड़े लग गए, ये पेड़ आपका सड़ गया, ठीक है। सड़ने से ये क्या हुआ, मिट्टी में दब गया। अब यहाँ पर जो आपका कार्बनिक पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। तो भारत में ह्यूमरस की कमी पाई जाती है, ठीक है। चलिए भाई, अब उम्मीद करते हैं ह्यूमरस आपको समझ में आ गया होगा। इसका रंग क्या होता है, भूरे रंग का होता है। आपके जो पेड़ पौधे होते हैं भूरे रंग के ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सड़ने गलने के बाद में भूरे रंग की खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब एक एक मिट्टी को हम पढ़ ले रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए देखते हैं। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से ला करके मैदानों में बिछा दी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपकी ये पहाड़ से निकल रही है कोई नदी मान लीजिए, ठीक है। अब ये नदी यहाँ पर आई, यहाँ पर आपको मान लीजिए, ये आप मान लीजिए आप चंबल की नदी है, ठीक है। अब ये चंबल की नदी यहाँ से निकली। अब ये नदी यहाँ पर बीच में आपको बीहड़ मिलते हैं, तो बीहड़ से इसने मिट्टी को काटा, ठीक है। मिट्टी को काटते काटते यहाँ पर ले आई, फिर यहाँ पर ले आई, फिर यहाँ पर ले आई। मुरैना मिल गया भाई, मुरैना यहाँ मिल गया, तो मुरैना में इसने कुछ मिट्टी बिछा दी, फिर आगे इस मिट्टी को लेकर के निकल गई, आगे ऐसे जो है बढ़ती चली गई। और जहाँ जहाँ इसके सामने कोई ऊंची चीज़ आती रही तो यहाँ पर इसने मिट्टी को बिछाना शुरू कर दिया। अब ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ही ज़्यादा आपकी उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि ये कटती जाती है, भुरभुरी होती चली जाती है। तो भुरभुरी होने की वजह से इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा उपज होता है। और आपको पता है जो भारत है सबसे ज़्यादा नदियाँ जो हैं वो विश्व में भारत में ही पाई जाती हैं, इसलिए, और नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बनाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए कुछ जानकारी और देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है, ठीक है। अब क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, ठीक है। उत्तरी मैदान क्यों, ये मान लीजिए आपका भारत का ऊपर वाला इलाका, ठीक है। अब ड्राइंग पर मत जाना मेरे भाई, ठीक है। ये उत्तरी वाला इलाका है। अब यहाँ पर आपका हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है। हिमालय से आपकी नदियाँ निकल रही हैं, मान लीजिए गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है ना। ये सारी नदियाँ हिमालय से निकल रही हैं। अब ये सारी नदियाँ जब हिमालय से निकलेंगी तो ये आपके उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फैलेंगी, ठीक है ना। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वगैरह उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फैलती हैं। और हमने कहा भी है कि मिट्टियाँ अपने साथ में, क्या होता है, गंगा वगैरह ये अपनी मिट्टियाँ अपने साथ में लेकर के आती हैं, तो ये मिट्टियाँ पूरे उत्तर भारत में फैला देती हैं, ठीक है ना। इसलिए उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आपकी ये मिट्टी पाई जाती है और उत्तर भारत का क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ पाया जाता है। तटीय मैदान में क्यों, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ये जाकर के तटीय जो मैदान होता है, जैसे कि आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, इनमें जाकर के ये नदियाँ मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जाएंगी तो यहाँ तक अपने साथ में मिट्टी को लेकर के जाती हैं, इसलिए तटीय मैदानों में भी मिट्टी आपकी ये वाली पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए प्रचुरता का बात करते हैं, क्या चीज़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपसे यही ऑप्शन दिया जाएगा कि किन चीज़ की कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, तो चूना और पोटेशियम की अधिकता होती है, और ऊपर जो तीन चीज़ें आपको बताकर क्या है, उन तीनों चीज़ों की कमी होती है भारत की मिट्टियों में, ठीक है। चलिए कमी की बात कर लेते हैं भाई। तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी और ह्यूमस की कमी होगी। अगर कमी आपको देखने को मिल रहा है तो ये तीन चीज़ अगर आपको ऑप्शन मिल रही हैं तो ये आप बिल्कुल आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्योंकि भारत की कोई भी मिट्टी हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इन तीन चीज़ों की कमी जरूर देखने को मिलती है। अब ये उपयोगी क्यों है, तो देखिए यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यही एग्जैक्ट यही प्रश्न आपके एमपी पुलिस में परसों पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। क्यों, तो आइए देख लेते हैं। तथा साथ ही गेहूं, मक्का, तिलहन और आलू की खेती के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये क्योंकि बहुत भुरभुरी मिट्टी होती है और धान की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर भारत हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर धान की सर्वाधिक खेती की जाती है। कल प्रश्न आया था कि धान की सर्वाधिक खेती भारत में कहाँ पर की जाती है, तो अब समझ में आ गया, पश्चिम बंगाल में की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि ये जो आपकी नदियाँ हैं, ये आपकी उत्तर भारत वाली भी सभी नदियाँ पश्चिम बंगाल के आसपास जाती हैं, और इधर से जो आपकी यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियाँ निकलती हैं ना आपकी, जैसे वो बड़ी बड़ी नदियाँ जो आपकी गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये भी पश्चिम बंगाल के आसपास से होकर के गुजरती हैं। तो सबसे ज़्यादा नदियाँ पश्चिम बंगाल के आसपास जाकर के घूमती हैं, तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती, और पानी की कमी नहीं होगी तो भाई धान की खेती होगी होगी, क्योंकि धान को पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं। अब ये प्रकार से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो पहला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आपके घर में कोई पुरानी चीज़ पड़ी रहेगी तो आप क्या कहते हैं उसको, अरे ये तो भंगार हो गया है, भंगार हो गया है। तो भंगार मतलब पुरानी चीज, और पुरानी मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। अभी बताते भी हैं कि नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखिए, और नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। अब कैसे याद रखेंगे, तो भाई खादी का कुर्ता ले आओ। गांधी जी हमेशा खादी का कुर्ता, मतलब गांधी जी नहीं, गांधी जी तो धोती पहनते थे, खादी की धोती पहनते थे, ठीक है। और जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये लोग जो हैं खादी का कुर्ता पहनते थे, वो हमेशा नया कुर्ता पहनते थे खादी का। तो नई जलोढ़ मिट्टी को
हम खादर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब निर्माण की बात करते हैं, कैसे निर्माण होता है। तो देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपकी वो हो गई जहाँ पर नदियाँ रुकी हुई हैं, यानी कि पहले से जो बना हुआ है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। वहाँ पर बहुत कम ही कभी कभार बाढ़ आती है वहाँ पर, जैसे कि आपका गंगा वगैरह हो गई, इनमें कभी कभार बाढ़ आती है, नर्मदा वगैरह बहुत कम बाढ़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बिहार की क्षेत्र की बात करते हैं तो जो बिहार के नेपाल के आसपास वाला इलाका है बिहार का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। आपको पता भी है कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आती है। ठीक है ना, बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि नेपाल भी अपना पानी इसी में छोड़ देता है, जो नेपाल की नदियों का पानी होता है, इधर से भूटान का पानी आ जाता है, और आपकी हिमालयी नदियाँ यहाँ पर आती ही आती हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा हिमालय की नदियाँ गंगा वंगा वहीं से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ लेकर के आई जाती है नदियों के द्वारा, और हर साल बाढ़ आती है, तो हर साल यहाँ पर नई मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए नई मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। बिहार के क्षेत्र में सर्वाधिक खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, बिहार के कोसी के आसपास वाले क्षेत्रों में खादर मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। उम्मीद करते हैं जलोढ़ मिट्टी आपके समझ में आ गया होगा। नंबरिंग का थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गई है, पहले नंबर पर जलोढ़ है, आपको लास्ट में 9 नंबर दिखाई देंगे, लेकिन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, वो 8 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर डलना चाहिए था, 3 नंबर डल गया है। अब टाइपिस्ट महोदय हैं, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो पढ़ने से मतलब है। काली मिट्टी की बात करते हैं, नंबर 2 है काली मिट्टी। काली मिट्टी की हम बात करें तो देखिए, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। यह प्रश्न कल पूछा गया है कि कपास की मिट्टी के लिए सर्वाधिक मतलब कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। ठीक है, देखिए, अब आपको पहले समझा दें कि ये बेसाल्ट चट्टानें होती क्या है। अब आपका जैसे दक्षिण भारत वाला इलाका हो गया, ठीक है ना, ये दक्षिण भारत हो गया। हम फिर से एक बार कह रहे हैं भाई, ड्राइंग पर मत जाना, ड्राइंग अपनी हमेशा कमजोर रही है। ये आपका दक्षिण भारत वाला इलाका हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थी, ज्वालामुखी वगैरह यहाँ पर हुआ करता था। आपको पता है भारत का ज्वालामुखी इस साइड में है, ठीक है ना, अरब सागर में भारत के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो 1-2 किलोमीटर फैल करके रह जाएगा। ये ज्वालामुखी का इतना विस्फोट हुआ कि जो लावा वगैरह था वो दक्षिण भारत में आकर के गिरा। ठीक है, काफ़ी समय पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है। ठीक है, काफ़ी समय पहले की बात है, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो दक्षिण भारत में जो है आकर के ये लावा गिरा। इस लावा के गिरने से वहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें बन गई। ठीक है, ऐसे इकट्ठी हो गई बेसाल्ट चट्टानें। अब बेसाल्ट चट्टानें बन गई, अब इन पर हवा पड़ेगी, पानी पड़ेगा, मिट्टी पड़ेगी, धूल पड़ेगी, तो क्या होगा, ये जो है छरने लगेंगी, मतलब कि ये झर के गिरने लगेंगी, और इनके गिरने की वजह से क्या होता है, बेसाल्ट मिट्टी या फिर आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है इन चट्टानों के टूट फूट से। ठीक है, चलिए, इसे हम लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी क्यों कहते हैं, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी का लावा आकर के गिरा था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिकैनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। याद रखना है आपको, आगे प्रश्न बनेगा कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, क्योंकि अभी लाल मिट्टी वाला पूछ लेगा लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, इसलिए काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, तो टिकैनी फेरस नामक जो मैग्नेटाइट है इसकी वजह से काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आइए देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाएंगी। भारत को अगर बीच से अगर आप काट देते हैं तो ये जो नीचे वाला इलाका हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश का मालवा वाला इलाका हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तरी कर्नाटक हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि अरब सागर में जो ज्वालामुखी थे जब ये फूटे तो यहाँ पर मिट्टी आ गई, इस वजह से काली मिट्टी नीचे वाले इलाके में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब महाराष्ट्र में क्यों मिलता है, तो नीचे वाला आपका इलाका है ना, महाराष्ट्र यहीं पर तो है, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और ये अरब सागर में आपके ज्वालामुखी हैं। जब ये फूटेंगे तो सबसे ज़्यादा मिट्टी कहाँ पर गिरेगी, पास में ही गिरेगी ना, तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र में गिरी हुई है। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र देखने को मिलता है, और कपास की खेती यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, कल प्रश्न पूछा था कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो काली मिट्टी उपयोगी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को, अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया है। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, अरे खेत तो यार पूरा चौकोर बना दो, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये आपका खेत है। अब यहाँ पर पहले पानी बरसा, ठीक है, ये काली मिट्टी का खेत है, पहले पानी बरसा, फिर इस पर ये सूर्य देवता ने भाई इस पर धूप फेंकना शुरू कर दिया, ले धूप ले धूप ले धूप। तो इससे क्या होता है कि इसमें दरारें पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है ना, दरारें पड़ने की वजह से जैसे खेत की जुताई हो जाती है तो आपको दरारें दिखाई देती हैं, वैसे ही इसमें दरारें दिखाई देने लगती हैं, जबकि ये जुताई नहीं हुई होती इसकी। ठीक है ना, तो खुद से जुताई वाली मिट्टी या काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि अब इसमें अपने आप ही जुताई हो जाती है, अपने आप दरारें पड़ जाती हैं। और जल सोखने की सर्वाधिक मात्रा, जल धारण की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, सर्वाधिक क्षमता जल धारण की काली मिट्टी में होती है। यह भी आपको याद रखना है, आगे प्रश्न आपका इसमें बनेगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको अगर आपके एग्जाम में मिले तो भाई इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट जरूर करना। ठीक है ना भाई,
चलिए अब हम सीधे चलते हैं, नंबर 3 है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की बात कर लो भाई। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी ज़्यादातर आपके प्रायद्वीपीय भारत का मतलब हो गया नीचे वाला इलाका, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के जहाँ पर कम वर्षा होगी, ज़्यादा वर्षा नहीं होती जहाँ पर, वहाँ पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग, ये आपके एग्जाम एमपी पुलिस में पूछा है शायद कल वाली सेकंड शिफ्ट में, कि इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, एमपी पुलिस में पूछा गया, ठीक है। अब देखिए इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की जो है अधिकता होती है। लोहा और सिलिका आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, फेरस और सिलिका, एफई और एसआई, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए इसका रंग लाल होता है। अब कहाँ पर पाई जाती है, तो जहाँ पर कम वर्षा होगी वहाँ पर पाई जाएगी, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में ये पाई जाती है। ये प्रायद्वीपीय भाग तो हैं लेकिन यहाँ पर कम वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाल मिट्टी आपको देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है वो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एज कंपेयर जो अपने अलग राज्य हैं, जो अदर राज्य हैं, उनके कंपेयर में यहाँ पर कम बारिश होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मिट्टी जो है किसके लिए उपयोगी है, तो बाजरे की खेती के लिए। अब आपसे कपास का पूछ लिया है, ठीक है, और आपका लाल मिट्टी के बारे में पूछ लिया। अब आपसे पूछेगा बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है, तो आपकी बाजरे के लिए आपकी लाल मिट्टी है, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न भी आपके कल वाले एग्जाम में पूछा गया था, जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है तो कौन सा कलर बन जाता है। तो जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जल अपोजिट हो जाती है। अभी ऐसे दिया था कि जब लाल मिट्टी जल अपोजिट हो जाती है, अपोजिट का मतलब है जल को धारण कर लेती है, तो यह पीली रंग की दिखाई देने लगती है, ठीक है। देखिए एक बात आपको बता दें, मैथ और रीजनिंग तो हर कोई कर ले रहा है क्योंकि काफ़ी सिंपल आ रही है। जिसकी जीएस आपकी अच्छे हाथ में है, ठीक है, जीएस जिसकी मजबूत है, तो समझ लेना वो 80 पार कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 65 नंबर का मैथ रीजनिंग है। कोई भी अगर गिरा से गिरा इंसान होगा तो 60 या 58 नंबर का तो हर कोई कर ले रहा है। अब आपका अगर जीके जीएस और साइंस बढ़िया है तो आप आराम से 22-23 नंबर आराम से ले आएंगे और आराम से आप जाकर के 80-82 के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार एग्जाम एनालिसिस देखते रहिए और कौन सा परिवर्तन हो रहा है, जो नया टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं उसको भी आपको पढ़ते जाना है, ठीक है ना। चलिए नंबर 4 है आपका लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की बात करें, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी, यानी वर्षा तो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो लेकिन गर्मी भी वहां पर पड़नी चाहिए, वहां पर आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। इसे मखरली मिट्टी कहते हैं, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको किसी ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक कि मखरली मिट्टी किसे कहते हैं। तो मखरली मिट्टी लैटेराइट मिट्टी को कहते हैं। प्रश्न आगे बन सकता है, ठीक है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग भी हल्का हल्का लाल दिखाई देता है, लैटेराइट भी हल्के लाल रंग की होती है। इस मिट्टी में निश्चालन प्रक्रिया देखने को मिलती है। याद रखना, निश्चालन प्रक्रिया एकमात्र मिट्टी लैटेराइट में देखने को मिलती है, निश्चालन की प्रक्रिया, ठीक है। यह मिट्टी पाई कहाँ पर जाती है, तो वही जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो कहाँ पर गर्मी होती है, केरल में बहुत गर्मी होती है, लोग वहाँ के काले काले आपको दिखाई देते हैं। तो मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय और असम के भी कुछ हिस्सों में यह लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश तो होती है पर गर्मी भी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब किसके लिए उपयोगी है मिट्टी, तो यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची और काजू की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। और ये असम वगैरह में चाय की खेती की जाती है, आपको पता है, ठीक है ना। कॉफ़ी इलायची खेती आपको जो काडरमा की पहाड़ी है ना, वहाँ पर केरल के आसपास वहाँ पर पाई जाती है। तो इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना, जिससे कि आगे भी हम इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहें। लैटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 5 है आपकी लवणीय मिट्टी। अब लवणीय मिट्टी की देख लेते हैं क्या है। तो जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है और उसमें नमक की मात्रा जब बढ़ जाती है, नमक को लवण कहते हैं, पता है आपको। तो नमक की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे हम लवणीय मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लवणीय मिट्टी का अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें हमने फसल के रोगों को भी कवर किया है, लेकिन आपको अंत तक बने रहना है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है, ठीक है। गुजरात का जो कच्छ का रण है ना, वो आपके क्या है, समुद्र के आसपास में है और समुद्र में नमकीन पानी होता है, पता है आपको। अब यहाँ पर नमक की जो मात्रा है वो इस मिट्टी में बढ़ती जाती है, तो ये मिट्टी आपको हल्की सी सफ़ेद और दिखाई देने लगती है, ठीक। कच्छ का रण रात में देखेंगे तो बिल्कुल व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमको बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन क्या करें, अगर फ़ैन चालू कर देंगे तो आवाज़ आने लगेगी, ठीक है ना। घर घर की आवाज़ अगर आई तो भी आपका दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भाई अपन भी गर्मी में बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी की बात कर लो भाई। देखो इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं। ये ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं आपके भारत के ऊपर वाले क्षेत्र, ये आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय ढालों पर अब आपको पता है किस किस की खेती हो जाएगी। तो देखिए, सेब की खेती होगी, नाशपाती और चाय की खेती यहाँ पर की जाती है। पर्वतीय ढालों पर पर्वतीय मिट्टी में इस प्रकार की खेती की जाती है। कश्मीर तो आपको पता है सेब के लिए फेमस है, तो पर्वतीय मिट्टी में सेब की खेती की जाती है। यह आप थोड़ा आइडिया लगाकर बता सकते हैं। नंबर 7 है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा जो है उसमें नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है। जो राजस्थान वाला इलाका है इस साइड वाला आपका, ठीक है ना, जैसे ये आपका दक्षिण भारत हो गया, यहाँ पर जो आपका राजस्थान वाला इलाका है, जो गुजरात का इलाका है, यहाँ पर आपको जो हरियाणा का इलाका है, यहाँ पर आपको जो है इस तरह की मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस मिट्टी में खाद्यान्न तो ज़्यादा होता नहीं, खेती ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, तो मोटा अनाज जो होता है आपका, मोटा अनाज जैसे आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सरसों हो गया, इनकी खेती की जा सकती है, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, लास्ट है आपका नंबर 8। नंबर 8 है दलदलीय मिट्टी। ठीक है, दलदलीय मिट्टी की बात करें तो दलदली मिट्टी मिट्टी का विकास अत्यधिक जो है वर्षा और वनस्पति सड़ने के कारण होता है। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, वनस्पतियाँ सड़ेंगी, वहाँ पर दलदली मिट्टी देखने को मिल जाती है। कहाँ पर, तो आइए देख लेते हैं। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। एकमात्र ऐसी मिट्टी है जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आपको पता है ह्यूमस क्यों बनता है, जो वनस्पतियाँ सड़ती हैं तो ह्यूमस बनता है, और ये मिट्टी ही वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर वनस्पति सड़ेंगी। तो ह्यूमस की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है, एकमात्र मिट्टी है आपकी दलदली मिट्टी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको फंसाने के लिए। चलिए, अब ये पाई कहाँ पर जाएगी, तो केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में आपको पता है यहाँ पर जो आपका डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर बहुत वनस्पतियाँ हैं, और यहाँ पर सड़ती गड़ती रहती हैं वनस्पतियाँ, बारिश भी यहाँ पर होती है, और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सब कुछ यहाँ पर आती हैं, तो वनस्पतियों को सड़ा करके रख देती हैं। इस वजह से दलदली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए अब ये आपकी मिट्टी संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं फसल। तो फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। अब देखिए, ये आपको 2 पॉइंट याद करके जरूर जाने हैं। ये प्रश्न बनेगा, अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो आपकी अम्लीय मिट्टी कहलाएगी। ठीक है, 7 से कम पीएच मान है, मान लीजिए आपका पीएच स्केल है, ये आपका बीच में हमने रख दिया। अगर ये मान लो 7 है, 7 से कम है तो ये आपकी अम्लीय मिट्टी हो जाएगी, 7 से ज़्यादा है तो ये आपकी क्षारीय मिट्टी हो जाएगी, और एग्जैक्ट 7 है तो आपकी उदासीन मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, तीनों मिट्टियाँ समझ गए ना। तो देखो, 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाती है, और 7 एग्जैक्ट 7 होने पर ये उदासीन हो जाती है। मिट्टी में अम्लीयता, अब देखिए अगर आपकी 7 से कम हो गई यानी अम्लीय हो गई, तो अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अम्लीयता हटाना है तो चूने का उपयोग किया जाएगा, और मिट्टी में अगर क्षारीयता को कम करना है तो जिप्सम का उपयोग किया जाएगा। देखिए, हमने इसलिए हाईलाइट कर दिया है, ज़्यादा अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब हम पीडीएफ इसकी डालेंगे तो एक सरसरी निगाह में बस आप अम्लीयता ध्यान दे लेना, चूने का उपयोग, क्षारीयता, जिप्सम का उपयोग, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको हमने अलग कलर में लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर अब भी लाइक नहीं करते हो तो भाई बस मैं यही कहूँगा, भाई मैं तो टूट गया। ठीक है, वो उसका डायलॉग है नहीं, भाई मैं तो टूट गया। इतना मेहनत आपके लिए किया, फिर भी आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो भाई मैं तो टूट गया। चलिए प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स में प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, अपने आप आंसर देंगे। देखिए, पहला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है, आंसर आपको पता है, ऊपर करा कर आए हैं। 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में डिटेल में हमने आपको जानकारी दे दी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। एमपी टेट वर्ग 2 में अभी पूछा गया 2023 में, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, अभी ऊपर पढ़ा करके आए हैं। अगला प्रश्न आपके एमपी फॉरेस्ट में पूछा गया है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो नई होती है, खादी का कुर्ता, गांधी जी जवाहरलाल नेहरू नया नया पहनते थे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। एमपीपीएससी का प्रश्न है, पुरानी का मतलब क्या, भंगार, भंगार का मतलब बांगर, तो पुरानी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टी का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो अवरोही क्रम यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और कल की परसों वाले फर्स्ट शिफ्ट में आपके एमपी पुलिस में भी पूछा था। तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, दूसरे पर लाल, तीसरे पर काली, चौथे पर लेटेराइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। एमपी पुलिस अगस्त 2023 कल वाले शाम वाली शिफ्ट में पूछा है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है कपास की खेती के लिए। जो हम एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं, जरूर देखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला देखिए, काली मिट्टी का विस्तार, 10 प्रश्नों का टेस्ट है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, तो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए, भारत में कौन सी मृदा का निर्माण बेसाल्ट और लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट, लावा और इनके अपक्षय की वजह से हुआ। अपक्षय का मतलब इनके टूटने फूटने से हुआ। ठीक है, अब भाई गर्मी बहुत लग रही है, मैं सोच रहा हूँ पंखा चालू कर ही लूँ, नहीं तो ये दिक्कत हो जाए क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। ठीक है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? एमपी पुलिस 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, पूरा पढ़ा रखा है आपको। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया तो फिर मैं यही कहूँगा भाई मैं तो टूट गया। ठीक है, इतना पढ़ा दिया तब भी नहीं कमेंट कर रहे हैं। चलिए, अगला है मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो पहली बता है, अम्लीयता को कम करना है तो चूना आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर चल जाने दीजिए फैन, उसके बाद बंद कर देंगे। चलिए, अगला है फसल। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं फसल और उनके रोग। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके हर शिफ्ट में, जो है आपके 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए 1 मिनट, चलिए इनको हम कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है जिंक की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले ये देख लेंगे, फिर एक साथ में सारे रोगों को देख लेंगे। तो देखिए, जिंक की कमी से खैरा रोग होता है जो कि आपका धान में पाया जाता है। एमपी पुलिस में अगस्त 2023 यानी अभी वाले एग्जाम में ये पूछा गया, खैरा रोग किस में होता है? तो धान में जो है खैरा रोग होता है। परसों की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए, व्हाइट बड रोग किस में होता है? तो व्हाइट बड रोग जो है वो मक्का में होता है। ठीक है, लिटिल रोग किस में होता है? तो आम में और बैगन में लिटिल रोग पाया जाता है। ये सब जिंक की कमी से होते हैं। बोरोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं फसलों में? तो देखिए, बोरोन की कमी से आपका ब्राउनिंग रोग हो जाएगा। ब्राउनिंग रोग फूलगोभी में होता है। नाइक्रोसिस रोग आपका आंवला में होता है। हट रोग जो होता है वो चुकंदर में होता है। क्षय रोग जो होता है, एक तो मनुष्य में टीबी होता है, टीबी माने क्षय रोग, और कटहल में भी क्षय रोग पाया जाता है। ठीक है, कुछ अन्य रोग देख लेते हैं, जैसे कि मार्स रोग हो गया। मार्स रोग किस में पाया जाता है? तो मार्स मटर में पाया जाता है। ब्लैक हार्ट किस में होता है? आलू में, यानी आपने देखा भी होगा आलू को कभी कभी आप काटेंगे तो अंदर काला काला हो जाता है, तो वो ब्लैक हार्ट रोग होता है। ठीक है, उसका हृदय जो है काला हो जाता है भाई। ठीक है ना, ब्लैक हार्ट आलू में। कॉपर स्पॉट किस में होता है? तो गाजर में होता है। ब्लैक आर्म रोग किस में होता है? कपास में पाया जाता है। जहरीलापन किस में होता है? ज्वार में पाया जाता है। चारकोल रोग किस में पाया जाता है? तो मक्का में चारकोल रोग पाया जाता है। टिक्का रोग बहुत महत्वपूर्ण है, एमपी पुलिस में पहले पूछा गया था, इससे पहले वाले एग्जाम में। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। अर्गट स्मार्ट रोग किस में होता है? तो ये आपके बाजरा में ये रोग पाया जाता है। ठीक है, चलिए गेहूं के रोग की बात कर लेते हैं एक साथ में। तो देखिए, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इसमें क्या पाया जाता है? तो पीला रतुआ, रतुआ जहां पर मिल जाए समझना गेहूं का रोग है। पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुआ रोग, बंदकंड, पर्ण झुलसा एवं चूंडिल असीता उत्तरी पश्चिमी मैदान क्षेत्र में पीला रतुआ, भूरा रतुआ, जितने भी रतुआ वतुआ हैं ये सब आपके गेहूं के रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला है सरसों के रोग, देख लीजिए। तो सरसों के रोग देखिए, तो तना गलन रोग, झुलसा रोग, सफ़ेद रोली रोग और तुलासीता रोग सरसों के प्रमुख रोग हैं। तो ये भी आपको देखना है क्योंकि आगे सरसों के रोग आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, कृषि से ये प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है ना, आलू के रोग की बात करते हैं तो जहाँ पर भी आपको झुलसा रोग मिल जाए वहाँ पर आपको आलू के रोग मतलब झुलसा रोग जो होता है वो आपके आलू में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, धान की बात करते हैं तो धान में देख लीजिए, धान के रोग कौन कौन से हैं ये प्रश्न पूछा जा चुका है। धान का आपका झोंका रोग हो गया, जीवाणु झुलसा या फिर झुलसा रोग धान में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में धान का भूरा धब्बा रोग भी धान का है। उसके बाद में शीत झुलसा और आवरण झुलसा ये भी धान में पाए जाते हैं। धान का खैरा रोग ये पूछा जा चुका है एमपी पुलिस में, खैरा रोग धान में होता है। ठीक है, आभासी कंड तथा ध्वज कंड रोग या हल्दी रोग ये आपका जो है धान में पाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हमने इतना आपके लिए कर दिया भाई, महत्वपूर्ण रोग भी कवर कर लिए, पूरी मिट्टियाँ कवर कर ली, टेस्ट भी करा दिया। अब तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई मैं तो टूट गया। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि लगातार हम अंतिम दिन 12 सितंबर तक लगातार एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। जो भी आपका परिवर्तन होगा आपको डेली एग्जाम एनालिसिस में देखने को मिलता रहेगा। तो अब आपको शेयर कर देना। हमारा टेलीग्राम चैनल पता ही है आपको, सक्सेस जंक्शन लाइव, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके अलावा सक्सेस जंक्शन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, दोनों को आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि जो आपका लाइव चैनल है उसमें वो एक तरह का डिस्कस ग्रुप है, वहाँ पर जो भी अपडेट होती है हम आपको बताते रहते हैं। साथ ही साथ में वहाँ पर कई सारी किताबें डली हुई हैं, मैथ की किताब राकेश यादव सर की, नीतू मैम की इंग्लिश की किताब, आदित्य पटेल सर की किताब, आदित्य रंजन सर की किताब, ये सारी किताबें, किरण की किताब, सारी किताबें आपको फ्री में मिल जाएंगी PDF फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। आज पहली शिफ्ट नहीं थी, सेकंड शिफ्ट आपकी 12:30 से 2:30 बजे तक में है। 2:30 बजे पेपर खत्म होगा, 3 बजे तक हमारे पास में क्वेश्चन आ जाएंगे, 3:30 4 बजे तक आपके पास में क्वेश्चन आंसर के साथ में डिटेल एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाई। अब तो लाइक कर दो यार, है ना।